हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसी संदर्भ में हम आपके सामने उत्तराखंड स्पेशल कुछ वीडियोस लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी जानकारी और आपके पास जो नॉलेज है उत्तराखंड विशेष से वो अच्छी खासी हो जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो वन रिपोर्ट को मेनली फोकस करती है, उत्तराखंड वन रिपोर्ट से संबंधित है। उत्तराखंड विशेष वन रिपोर्ट 2021 एवं वन्यजीव संरक्षण सारांश। तो जो मेन बातें हैं जो परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट है और जिन पर आयोग की पैनी नजर है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेलिंग किया गया है। उन क्वेश्चंस के बारे में सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, 2021 में भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 की अगर हम बात करते हैं तो ये उसका कौन सा संस्करण था? ये उसका 17वां संस्करण था। 2021 वाला जो अभी वन्य जीव रिपोर्ट आई है, वन स्थिति रिपोर्ट आई है, उसमें ये कौन सा संस्करण था? 17वां ये उनका संस्करण था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जारी करने की जो स्थिति होती है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यहां से सवाल उठ के आ सकता है कि इसको लागू कौन करता है? तो कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, तो हमें सही ऑप्शन पे टिक करना है। एक तो सिर्फ जलवायु मंत्रालय या वन मंत्रालय या केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा ऐसा किया जाता है, यानी यह रिपोर्ट जारी की जाती है ISFR की। अब इसकी क्या क्या खास बातें हैं और इसके क्या क्या मेन बिंदु हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में जो राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी टाइगर रिजर्व है बेसिकली, इसमें 2 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। यानी इसका जो एरिया है उसमें 2 वर्ग किलोमीटर की क्या मिली है? क्षेत्रफल में कमी नजर आई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन उठा सकता है कि कौन से टाइगर पार्क में वनों की स्थिति की जो रिपोर्ट है, यानी वनों का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा कम नजर आया है और कितना कम नजर आया है, तो यहां से सवाल उठ सकता है। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड के सबसे कम वन आवरण वाले जनपद की अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला होगा इसमें उधम सिंह नगर हमारा, दूसरा है इसमें हरिद्वार। हरिद्वार में बहुत कम है, उधम सिंह नगर में सबसे कम, हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर टिहरी गढ़वाल। तो इस प्रकार हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वन आवरण की मद्देनजर सबसे कम वन आवरण जिन क्षेत्रों में है उनकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन आवरण वाले जो जनपद हैं वो प्रतिशत की नजर से, इस बार प्रतिशत की नजर से, ये क्षेत्रफल था, ये प्रतिशत की नजर से अगर हम देखें तो नैनीताल सबसे पहले है दोस्तों, दूसरा चंपावत है, पहला नैनीताल, दूसरा चंपावत, तीसरा पौड़ी गढ़वाल, चौथा रुद्रपुर और 5वां टिहरी गढ़वाल। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आयोग की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। वन रिपोर्ट आने की पुरजोर संभावना है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है। 2012 में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन बना था, तो आप इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। राज्य में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में 5 सबसे कम वनावरण वाले जनपद जिनमें प्रतिशत की दृष्टि से कम है, प्रतिशत की दृष्टि से जो कम है, देख लेते हैं उनको। सबसे ज्यादा है जो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वन संरक्षण की संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में यानी 1981 में सबसे पहली बार ये भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। यहां पर एक बात खास ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो पहली जो वन रिपोर्ट थी उत्तराखंड के लिए यानी वन सर्वेक्षण के लिए, तो 1987 में, पूरी भारत की जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी वो 1987 में आई थी। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। आगे देख लेते हैं कि राज्य में अति सघन वन कितने प्रतिशत है? तो परसेंटेज में अगर हम देखें इसको तो परसेंटेज में वो 9.45% के आसपास है। सघन वन यानी बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट जो है वो 9.45% है।
0.45% है। और अगर मैं बात कर लेता हूं राज्य में मध्यम वन, उसकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है सघन वन के कंपैरिजन में, तो वो 23.87% है। तो ये दोनों डाटा जो है इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे फर्दर डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो दोस्तों अब और फैक्चुअल वन रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ और फैक्चुअल डाटा के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल का में वन कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है, इसको देख लेते हैं। तो ये 45.44% पर उपलब्ध है, यानी आधे से भी कम जगह पर वन उपलब्ध है उत्तराखंड में। अब अगर हम बात कर लेते हैं कितने प्रतिशत भूभाग पर अभिलिखित वन है। अभिलिखित वन से सीधा सीधा मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में कितने परसेंट जो डाटा वन है वो कितने परसेंट रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्डेड डाटा कितने परसेंट है, वो 71.05% है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन नहीं है। तो यहां वन नहीं है वाली कंडीशन पर आप लोग फोकस करें। नहीं है मतलब 53.83% जो वन है, भूमि है 53 आधे से भी लगभग ज्यादा, तो उस क्षेत्र पर क्या नहीं है, वन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि 17वीं रिपोर्ट के अनुसार, जो 17वीं रिपोर्ट है, अभी वन रिपोर्ट जो हालांकि पिछले साल ही रिपोर्ट जारी हुई थी, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वनावरण या वृक्षावरण, वनावरण नहीं है ये वृक्षावरण, कितने प्रतिशत क्या है। यानी वृक्षावरण क्या होता है कि वृक्षावरण से सीधे सीधे मतलब ये होता है कि आदमियों द्वारा यानी ह्यूमंस द्वारा लगाए गए पेड़ों का अनुपात, यानी कितने पेड़ ह्यूमंस द्वारा लगाए गए हैं। तो वृक्षावरण का जो प्रतिशत है वो 1.87% हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्रिस्प और करंट डाटा है। तो 1.87% क्षेत्र पर ह्यूमंस द्वारा पेड़ लगाए गए हैं। आगे देख लेते हैं कि देश में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई है। तो 1878 में वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, जिसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। और इसको बाद में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में बना दिया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में बना दिया गया। और फिर 1991 में इसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया। तो इसका भी आप ध्यान रखें। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध, ये एक आंदोलन से रिलेटेड है कि वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के भिलांगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो 1994 में अगर हम देखें आंदोलन, तो वो रक्षा सूत्र आंदोलन है। यानी वहां की जो महिलाएं थी, वहां की महिलाओं ने वृक्षों को क्या बांध दिया, राखी बांध दी। और राखी बांधने से क्या हो गया, मतलब उनकी पूरी उनके कटाने की जिम्मेदारी और उनको मतलब उस क्षेत्र को संरक्षित करने की जिम्मेदारी किसने ले ली, वो महिलाओं ने उठा ली। गौरा देवी इसमें प्रमुख रही हैं। आगे बात कर लेते हैं जिम कॉर्पेट से संबंधित। जिम कॉर्पेट को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया। तो हम देखें तो 1973 में, 1973 में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। आगे बात कर लेते हैं, सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्पेट ही है साहब। और अगर पूछा जाए कि जिम कॉर्पेट के मध्य से कौन सी नदी होकर जाती है, तो इसके मध्य से कोसी व ढेला नदियां, दो नदियां होकर जाती हैं, जो कि वन्य जीवों के लिए बिल्कुल जीवन दायिनी का काम करती है, जीवन रेखा की तरह काम करती है एकदम से, इसके मध्य से होकर जाती है। आगे बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद अगर ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन 1936 में 1936 में गवर्नर हेली हुए हैं। गवर्नर हेली के नाम पर नैनीताल में ये स्थापित हुआ था। नैनीताल में, नैनीताल और रामनगर में बिल्कुल कोरिलेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। वहां से गवर्नर हेली के नाम पर इसका नाम रखा गया था। लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई भारत को, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। दोस्तों, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। लेकिन 1957 में 1957 में
एक आदमखोर शेरनी के द्वारा, जो कि मतलब उस गांव के आसपास रहने वाले जो लोग थे उनके काफ़ी लोगों को जख्मी कर दिया था जिसने। तो एक पर्यावरणवादी थे, पर्यावरणविद थे और आसपास के वन्य जानवरों को जो संरक्षण भी करते थे, वो जिम कॉर्बेट जो अंग्रेज थे उनको बुलाया गया और उससे उस शेरनी को आज़ाद कराया गया, मुक्त कराया गया उस क्षेत्र को। तो उन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट ये नेशनल पार्क रखा गया, उन्हीं के सम्मान में। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा करंट की न्यूज में, अभी हाल ही में इस जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर रख दिया गया है रामगंगा। फिर से रामगंगा नेशनल पार्क फिर से नाम रखने की कवायद शुरू हो गई है। और अगर देखा जाए, ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है यहां से, अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा उद्यान और अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड के, ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा उद्यान पाए जाते हैं या फिर सबसे ज्यादा अभ्यारण्य पाए जाते हैं, तो वो चमोली जिला है। तो चमोली जिले में भी ये फैक्चुअल डाटा है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं राज्य में खनन नीति की स्थापना कब हुई थी, अगर हम देखें तो राज्य में खनन नीति की स्थापना सन 2001 में हुई थी। तो ये खनन नीति है। तो इस प्रकार हमने कुछ इंपॉर्टेंट यानी परीक्षा उपयोगी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। और मुझे ये उम्मीद है कि आगामी परीक्षा के लिए उत्तराखंड विशेष का जो हम ये वीडियो का हमने चयन किया है या फिर इसमें जो हमने इनिशिएटिव लिया है, ये आप सभी का इसमें हम लोगों को सहायता मिलेगी इस वीडियो को बढ़ाने के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निश्चित तौर पर इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको परीक्षा उपयोगी मिल जाएगी। इस तरह के प्रश्नों का संकलन किया गया है इस वीडियो में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो आयोग जिस तरह से सोच रहा है, जिस तरह से काम करने की सोच रहा है या जिस तरह के क्वेश्चंस का संकलन करता है, उस तरह के क्वेश्चंस का ही हम लोग संकलन करके लेकर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।